नमस्कार, वेलकम टू इंडियन एविडेंस एक्ट क्लासेस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्लासेस में आपका स्वागत है। ये 4th क्लास है और इस क्लास में हम सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि एविडेंस एक्ट में क्या क्या विशेष बातें हैं जिसको सेलिएंट फीचर्स कहते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट को किस तरीके से फ्रेम किया गया है, क्या क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से हम उसको समझें तो हमारे समझने में ज्यादा आसानी रहेगी, ज्यादा लंबे समय तक हम उसको अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या है? 3 पार्ट है, 11 चैप्टर है और 167 सेक्शन है। एकदम रट लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट है, 11 चैप्टर है और 167 सेक्शंस है। पार्ट 1 ऑफ द एक्ट डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ एक्ट। पार्ट 1 जो है रिलेवेंसी ऑफ एक्ट में डील करता है, मतलब क्या फैक्ट प्रूव करना है, क्या प्रूव नहीं करना है। पार्ट 2 डील्स विद द प्रूफ एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंस। पार्ट 2 में किस तरीके के एविडेंस देना है आपको, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, ये सब बातें पार्ट 2 में है। और पार्ट 3 डील्स विद द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ, कौन प्रूफ, किसकी ड्यूटी है प्रूफ करने की, ओनर्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, ओनर्स ऑफ प्रूफ कौन करता है। सो पार्ट 1 में क्या प्रूफ करना है, पार्ट 1 में क्या प्रूफ करना है, पार्ट 2 में कैसे प्रूफ करना है और पार्ट 3 में कौन प्रूफ करेगा। ये 3 चीजों को अलग अलग बांट दिया गया है। ये इसका सबसे बड़ा सेलिएंट फीचर है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 को ये फोर्स में आया है। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर, ये पहले था, अभी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ये जितना भी एक्सेप्ट आर्मी एंड नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट। इसके बाद से क्या, इट डज नॉट अप्लाई ऑन एफिडेविट पे, ये अप्लाई नहीं होता है। द एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश एविडेंस लॉ with few exceptions। इंडियन जो भी इंग्लिश एविडेंस लॉ था उसी को मॉडिफाई करके इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दोनों में, चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, दोनों में एविडेंस एक्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ट्रायल होना है। द पार्टीज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सक्लूड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। दोनों पार्टी किसी एक नतीजे पर पहुंचती है कि साहब हमारा कोर्ट तो केस तो चलेगा, लेकिन हम एक एविडेंस एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से चलेंगे, नॉट अलाउड। यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट आउट द प्रोसीजर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद से क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। देयर आर मेनी स्टैट्यूट्स व्हिच सप्लीमेंट द इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो सारे प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर को बांटा गया है, कुछ प्रोसीजर सीआरपीसी में है, कुछ प्रोसीजर सीपीसी में है, कुछ प्रोसीजर बैंकर्स बुक एविडेंस में है, कुछ प्रोसीजर स्टाम्प एक्ट में है, कुछ प्रोसीजर लिमिटेशन एक्ट में है। तो ये सब सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। द एक्ट डील्स पार्टिकुलरली विद द सब्जेक्ट ऑफ द एविडेंस एंड इट्स एडमिसिबिलिटी। जो एक्ट है इसका मेन काम क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एविडेंस है और उसकी एडमिसिबिलिटी बनती है कि नहीं, ये देखना है आपको। The Act stipulates that evidence in court must be given on facts in issue and relevant facts only। एक्ट क्लियरली बताता है कोर्ट सिर्फ 2 ही चीजें सुनेगी, एक तो फैक्ट इन इशू होना चाहिए और एक रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। ये दोनों टर्मिनोलॉजी की हम व्याख्या बाद में करेंगे। एक्ट फैक्ट इन इशू मतलब जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े की जड़ है, झगड़ा क्या हुआ है, उसने उसको चुरा लिया है, उसने उसकी घड़ी चुरा लिया है, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। और उसके बाद से रिलेवेंट फैक्ट क्या है, वो उसके यहाँ गया था, वो वहां से धीरे धीरे उसका वो घड़ी निकाल करके नहाने के लिए रखा था, वहां पर ये बैठा रहा, वहां से घड़ी को उठा करके लेकर के भाग आया, दुकान पर बेच दिया, ये सब रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। फैक्ट इन इशू क्या है, घड़ी चोरी हो गई है, ये फैक्ट इन इशू है। ठीक है, इसको हम समझेंगे विस्तार से। The Act stipulates that the evidence in a court must be given of facts in issue and relevant fact only। The Act is dynamic in nature, मतलब एक्ट ऐसा है जिसमें जरूरत के अनुसार अमेंडमेंट किया जा सकता है। एक अच्छा खासा अमेंडमेंट हुआ था
जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पास हुआ था, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है। सो फ्लेक्सिबल है। अब जब इंडियन एविडेंस एक्ट की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस तरीके से ये सेटअप हुआ है, तो इसमें बता रहे हैं कि 3 पार्ट है और 11 चैप्टर है और 167 सेक्शन है, उन्हीं को डिवाइड किया गया है। आप इसको और आगे देख लेते हैं। उसी चीजों को यहाँ पर भी बता रहे हैं कि 3 पार्ट है, 11 चैप्टर है और 167 सेक्शन है। उसको 3 पार्ट में, जो 167 सेक्शन है उसको 11 चैप्टर में और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको थोड़ा सा ये मैंने प्रयास किया है आपको अच्छी तरीके से समझ आए, इसलिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, क्लासिफिक डायग्राम बनाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस एक्ट जो है इसमें 3 पार्ट है, 11 चैप्टर है और 167 सेक्शंस है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लीजिए। पार्ट 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, और चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेके 4 तक जो है लगभग प्रिलिमिनरी है, और सेक्शन 5 से 55 तक रिलेवेंट फैक्ट है। फैक्ट क्या रिलेवेंट है, वो चीजें सेक्शन 5 से 55 तक दिया हुआ है। पार्ट 2 जो है हाउ टू प्रूव, कैसे आप प्रूव करने वाले हैं, ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तो ये सब कैसे आप प्रूव करने वाले हैं वो पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में चैप्टर 3 है फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, सेक्शन 56 से सेक्शन 58 तक, सेक्शन 56 टू 58 कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिसका कोर्ट अपने आप कॉग्निजेंस लेती है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे इंडिया है, इंडिया का मैप ये है, इंडिया का हाईवे ये है, इंडिया का नेशनल फ्लैग ये है, ये सब तो कोर्ट को बेसिक चीजें जानना चाहिए ना, और इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये फ्लैग है कि नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उसके बाद से अगर पार्टी जो है एक्सेप्ट कर लेती है, एडमिट कर लेती है, हाँ हमने किया है, जब एडमिट कर लिया तो प्रूव करने की जरूरत है। तो जब एडमिट कर लिया तो काम आसान हो गया, काम कोर्ट का आसान हो गया, और इसलिए उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। प्रूव आपको तभी करना है जब आप कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जब कंटेस्ट करेंगे तो फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड हो जाएगा। जब प्रूव करना पड़ेगा तो आपके पास चैप्टर 4 में ओरल एविडेंस होगा और चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हमने किया है आपको समझने के लिए। जब इसके 11 चैप्टर को हम दिखाते हैं तो 11 चैप्टर में पहला प्रिलिमिनरी है 1 से लेकर 4 तक, दूसरा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है 5 से लेकर 55 तक, तीसरा फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड हमने दिखाया था अभी आपको 56 टू 58 तक। ओरल एविडेंस के बारे में दिया है 59-60 में, क्या ओरल एविडेंस एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो 61 से 90A तक है, जब जहां भी इस एक्ट में A, B, C आएगा, ये ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा इसको अमेंडमेंट किया गया, और उसमें जाल डाल दिया गया है डिजिटल के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ ऐसे जगह है 91 से 100 तक जहां पर ओरल हम नहीं सुनेंगे, डॉक्यूमेंट्री सुनेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब यहां से शुरू होता है पार्ट 3। पार्ट 3 में यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब हु इज गोइंग टू प्रूव, किसको प्रूव करना है। स्टोपल एक रूल ऑफ स्टोपल है, विटनेस कौन कौन हो सकता है, कौन कौन विटनेस नहीं हो सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होता है, और इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ विटनेस कैसे होता है। बस 1 से लेकर 11 तक चैप्टर हुआ और 1 से लेकर 167 तक सेक्शन हुआ, इतना ही आपका एविडेंस है। एविडेंस एक्ट बहुत ही छोटा है, एविडेंस एक्ट समझने के लिए बहुत ही छोटा है, लेकिन एविडेंस एक्ट अगर आप नहीं समझते तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये रहा क्लासिफिकेशन। अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ एविडेंस की बात करेंगे। अभी हम एविडेंस एक्ट को हमने क्लासिफाई किया था, अब हम एविडेंस को क्लासिफाई करेंगे। दोनों में फर्क समझिए। एविडेंस एक्ट वो है जो फ्रेम हुआ, जो बुक है, उस बुक को हमने क्लासिफाई किया, और एविडेंस वो है कि क्या क्या तरीके के एविडेंस हो सकते हैं, वो हम 5th सेशन में पढ़ेंगे। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन नमस्कार।